अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आज का मौजू बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शादियों का वेदर आता है, सब लोग शादियां कर रहे होते हैं और शादी के फ़ौरन बाद ही जो सास होती है वो क्वेश्चन करना शुरू जाती है न्यू कपल से, और स्पेशली बहू से, कि भाई कब खुशखबरी दे रहे हैं, कब गुड न्यूज़ आने वाली है। और फिर बेचारी बहू जो है वो तरह तरह की बातें करके, आगे बहाने करके जो है वो चीज़ को किसी तरह टालती मोती रहती है। अब इस केस में बहुत सारी चीज़ जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बांझपन या इनफर्टिलिटी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, और स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी, मतलब आदमी की वजह से बच्चे का ना पैदा होना को आज हम डिस्कस करेंगे। यूरोलॉजी और ये यूरोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली वो गुर्दे हो गए, आपका मसाना हो गया, आपका यूरेटर जो नलकी हो गई, आपका यूरेथ्रा, इन सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम डिस्कस करें कि एक्चुअली मर्दाना कमजोरी क्या है, मर्दाना बांझपन क्या है, इसको किस तरह से हम ठीक किया जा सकता है, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कराना जरूरी है, ताकि जो है लोग तरह तरह के लोगों से एक्सप्लॉइट ना हो। आजकल एक्चुअली स्पॉन्सर्ड पोस्ट का जमाना है, लोग जो हैं वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स, तरह तरह के बैनर्स, एड्स, रिव्यूज, सेलिब्रिटीज की बातों के अंदर आ जाते हैं, जो कि इसके अंदर उबूर भी हासिल नहीं रखते कि वो सही तरह से आपको गाइड कर सकें। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप क्रीमें, स्प्रेज, मेडिसिन, कुश्ते खा खा के अपना बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं। और बच्चे तो दूर की बात, आप एक नॉर्मल इंसान होने से, एक नॉर्मल आपकी एक्टिविटी से भी चले जाते हैं, और उसका जो है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। ये एक विशिष्ट सा साइकिल है जहां पे साइकोलॉजिकल इश्यूज, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तरह तरह की आपके जो फॉल्स आइडियाज या स्यूडो आइडियाज, या दोस्त यार के बीच में बैठ के कोई फिल्म देख ली, कुछ बोल लिया, उससे अनरियलिस्टिक आइडियाज पैदा होते हैं। और ना सिर्फ ये, उनको ये रियलाइज नहीं होता कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल की वजह से भी हम इन चीजों का शिकार हो सकते हैं। आज मैं बहुत मशकूर हूं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मुमताज काजी साहब की, यूरोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ यूरोलॉजी है उनकी, कि आप जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम किडनी स्टोन्स और किडनीज और वो सब तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करते हैं मेल इम्पोटेंस, मेल इनफर्टिलिटी से। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, एक तो यंग पॉपुलेशन के अंदर जो कॉजेज हो सकते हैं इस चीज के, और फिर ओल्डर पॉपुलेशन के अंदर क्या कॉजेज हो सकते हैं। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिस तरह से आपने अभी जो है बहुत तफसील में सारी डिस्कशन की, बात की। इसमें दो जो चीज़ें हैं, पहला आपने इम्पोर्टेंस का जिक्र किया। बेसिकली ये जिसे हमारे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि नामर्दी, एक्चुअल मसला यहाँ ये आता है कि वो लोग जो इस काबिल नहीं हैं कि जो एक रिलेशनशिप है शादी का, मतलब उसमें जो मीटिंग का आंसर है उसको प्रोसीड कर सके, बेसिकली एक सादा लफ्ज़ों में जो है कहा जाए ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो उसके बाद शुरू होता है। इनफर्टिलिटी से मकसद ये है कि कई दफ़ा मीटिंग तो पॉसिबल होती है, लेकिन आगे जो है वो बच्चा नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक इसकी वजह हैं, तो यंग लोगों में जो इम्पोर्टेंस है, या जिसे हम कहते हैं कि जी नामर्दी जो है, उसकी कुछ वजह तो जो है वो पैथोलॉजिकल हैं, और बहुत सारी जो है वो साइकोलॉजिकल होती हैं। जैसे मैंने कहा कि 35 साल से नीचे मेजर जो वजह होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं हैं इससे मुतालिक कि नॉर्मली जब बच्चा जवान होता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। हमारे क्वैक्स ने, हमारे जो मुआशरे में लोग हैं, सुना सुनाई, उनमें बहुत फाल्स कॉन्सेप्ट्स जो है वो आ जाते हैं। लिहाजा उन्हें सही और गलत का फ़र्क जो है वो कई दफ़ा पता नहीं चल पाता है। तो उसमें बज़ाते ख़ुद उनके अंदर एक इस तरह की जो है वो फीलिंग डेवलप होती है कि शायद उनमें कोई कमी रह गई है। एक तो ये वजह हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साइकेट्रिक एलिमेंट्स हैं, जॉब्स का प्रेशर्स हैं, मल्टीपल जो साइकोलॉजिकल वजह हैं, वो अपनी जगह पे एक फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें बीमारियों में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बीमारियों में जो यंगर एज ग्रुप है, इसमें ज़्यादातर बीमारियां वो होती हैं जो कि पैदाइशी
आंसर की वजह से आती हैं। अब पैदाइशी तौर पे ऐसा हो सकता है कि बच्चों में वो ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से ना हुई हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी भी जो है बहुत सारे बच्चे वो हॉस्पिटल्स में पैदा नहीं होते हैं, और इवन जो हॉस्पिटल्स में भी पैदा होते हैं तो कई दफ़ा उनके थॉरो एग्जामिनेशन जो है बच्चों के नहीं होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों को जो है इनिशियली समझ लिया जाता है कि जी ये मेल है, सिर्फ एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बेस के ऊपर, जबकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छा, ये क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के ऊपर भी थोड़ा सा आते हैं कि बहुत सारे बच्चों के अंदर जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं करता, इसलिए माओं को दिखाई देता है, छोटे बच्चों को वो देखती है कि भाई एक टेस्टिस जो है वो डिसेंडेड है और दूसरा जो है नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी माओं को बता उनमें से यही मैं इसी तरफ जो है वो आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें नॉर्मली ये टेस्टिस जो है ये पेट के अंदर बनते हैं। ठीक है। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो ये टेस्टिस जो है बच्चे के पेट के अंदर बनते हैं, और फिर आम हालात में जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें बहुत हाई इंसिडेंस है, इवन अप टू 40% होता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। लेकिन जब बच्चा जो है पैदा हो जाता है तो उसका इंसिडेंस आस्ता आस्ता जो है वो कम होता जाता है, और आफ्टर 1 ईयर जो है उसका इंसिडेंस आके 2 to 3% तक जो है वो लास्ट करता है। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें वो टेस्टिकल्स पेट के अंदर रह जाते हैं और नीचे नहीं आ पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि पहली बात कि बच्चे की सेक्स कई दफ़ा जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। सर्जरी करना चाहिए या कोई आप देयर इज अ टाइम पीरियड के उसके बाद आप कहेंगे फिर आप देखेंगे आ गई है खुद ब खुद, या फिर कोई मैनुअल इंटरवेंशन है या सर्जिकल है फॉर मदर्स जो ये नोटिस करती हैं कि भाई हमारे बच्चे के जो टेस्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिसेंड नहीं हुए या खांसी पे नीचे आते हैं फिर ऊपर चढ़ जाता है, इस तरह से फिर आप क्या उनको एडवाइस करेंगे? हाँ, ये जो खांसी पे नीचे आने वाला और ऊपर चढ़ जाने वाला है, ये टेस्टिस जो है ये रिट्रैक्टाइल टेस्टिस होता है। ऐसे टेस्टिस को आमतौर पे सर्जरी की कई दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ऑन द अदर हैंड वो टेस्टिस जो कि इवन उसको एग्जामिनेशन पे या प्रॉपरली जो है उसको मैनिपुलेट करने के बाद भी नीचे ना आ सके, स्क्रोटम में ना आ सके, वो जो थैली है जो नॉर्मली जहाँ प्लेस्ड होते हैं वहाँ पे ये ना आ सके या वो खाली हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी सर्जरी 1 साल से पहले जो है वो लाजमी है, क्योंकि जितनी देर वो टेस्टिस ऊपर रहेगा उसके डैमेज होने का चांस जो है वो बढ़ता रहेगा। तो डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया था कि जब एज बड़ी हो जाती है तो उसमें डायबिटीज़ हो गए, आपकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हो गई जो आप लेते हैं, आपके हार्ट के सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स हो गए कि खून की रवानी सही नहीं है, स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड के भी नर्वस न्यूरोलॉजिकल मसले हो गए। तो कोई अगर आपके पास आता है तो वो कौन से टेस्ट हैं जो आप उनको एडवाइस करते हैं, पहले एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और बाद में फिर जो एनालिसिस होता है डिटेल्ड? रूटीन में तो जो हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं उनसे सबसे पहले हम जो है तफसील में बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि वेदर वाकई कुछ इशू है भी या सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कई दफ़ा उनके कॉन्सेप्ट्स कुछ होते हैं, आप उनसे बातचीत करें, उनको काउंसल करें, उनसे पूछें तो आपको ऐसा मेजर कोई जो है प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। उसके बाद उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम पूरा उसको जो है वो देखते हैं। तो आम तौर पे ये वाले पेशेंट्स जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन पे इनकी हैबिटस आपको जो है वो चेंज नज़र आती है, उनके अंदर वो मैस्कुलिनिटी नहीं होती है, उनकी दाढ़ी, मूछें, शेव, बाकी जो बॉडी की हेयर ग्रोथ होती है वो बिल्कुल एबनॉर्मल होती है या बहुत कई दफ़ा डिलेड होती है अगर आए तो। बॉडी हैबिटस में कई दफ़ा जो है उनकी ये चेस्ट जो है ये भारीपन इसमें आपको महसूस हो सकता है, मोटापा महसूस हो सकता है, बच्चे की जो एक एबनॉर्मल लुक है वो आपको नज़र आ सकती है। तो एक तो ये फैक्टर है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन पे। टेस्टिस का जैसे आपने जिक्र किया तो उसमें हमने देखना होता है कि उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट है या नहीं है, जेनिटल्स की प्रॉपर डेवलपमेंट है या नहीं है। हम बड़ों की अगर बात करते हैं, जैसे जो बड़े आते हैं तो फिर आप उनकी ड्रग्स जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं या उनके हार्ट का स्टेटस देखते हैं, मतलब टू रूल आउट एनी अदर कॉजेस। उसमें एक तो जनरल जो है आप उसके तमाम जो है वो देख लेते हैं टेस्ट करके, जिसमें ख़ास तौर पे जो है ब्लड सीपी है, यूरिन का टेस्ट है, फिर उसके जो है वो अल्ट्रा ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं इन केस के अगर कोई ज़रूरत महसूस होती है आपको या ऐसी एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है। इसके बाद अगर आपको फील हो तो उससे मुतालिक ख़ास तरह की अल्ट्रासाउंड्स होती हैं जो कि ये चेक करती हैं कि जी उसकी
नॉर्मल सारा सिलसिला ठीक है है। या नहीं है, मेल ठीक। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ठीक हैं या नहीं हैं। एंड थर्ड स्टेप के तौर पे अगर आपने फर्टिलिटी से मुतालिक उसके जी। टेस्ट करने हैं तो फिर उस सारी चीज़ के मुतालिक मेल का जो सिंगल टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो सीमन एनालिसिस का टेस्ट होता है, जिसमें हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि वेदर उसका आगे जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल वो कैसा चलेगा, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ठीक। ये इसके अलावा फिर अल्ट्रासाउंड हैं जिसमें तमाम जेनिटल से मुतालिक जो है वो ठीक है। डिटेल्स आ जाती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये वाला टॉपिक तो इस वक्त हम इसके ऊपर एक ब्रेक लेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पहले अपनी पैथोलॉजी को पूरी की पूरी तरह एग्जामिनेशन करवाएं, डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से पता करवाएं कि एक्चुअल मसला किस लेवल पे आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, और फिर उसका रेलिवेंट इलाज कराएं। ना कि आप जो आपको सामने मिले खा लें या लगा लें, बस उसका रेलिवेंट इलाज कराएंगे तो बेहतर हो जाएगा। बांझपन भी हो गया या कोई और इशू होगा तो वही। इस पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और फिर डिस्कस करेंगे इन डिटेल हम गुर्दे के इश्यूज को। اقرأ باسم ربك الذي خلق. दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। क्योंकि गर्मियां हैं और पानी जो है हम पीते भी हैं, लेकिन गंदा पानी भी पी रहे होते हैं। फिर जब पानी पीते हैं तो वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर कहीं भी वॉशरूम चले जाते हैं, रस्तों में ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है, छुट्टियां हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, कि पेशाब जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आता है। जब जाते हैं तो बर्निंग होती है, जलन होती है, और उसके बाद ऐसी फीलिंग होती है कि पेशाब पूरा भी नहीं हुआ। साथ कुछ लोगों को दर्द वगैरह भी होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि भाई यूटीआई क्यों इतना हमारे यहाँ कॉमन है? व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? देखिए, ये यूटीआई बेसिकली इस तरह की तमाम सिम्टम्स जिसमें ये फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, पेशाब करने में थोड़ी सी तकलीफ़ है, दर्द है, इन तमाम सिम्टम्स को आम तौर पे हमारे यहाँ फर्स्ट इंस्टेंस में यूटीआई लिया जाता है। ऑफ कोर्स
इन्फेक्शन जो है वो इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, बट लगे हाथ में ये चीज़ क्लियर करता जाऊं कि यही अलामात और बहुत सारी बीमारियां, 15 से 20 बीमारियां हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि ये अलामात वाकई आया यूटीआई से हैं या इनके साथ बाकी जो कोई बीमारी है उसकी वजह से भी जो है वो हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, यूटीआई का एलिमेंट जो है वो बच्चों में और फीमेल्स में ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है, और ओल्ड एज में फिर मेल्स और फीमेल्स दोनों में जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल सी जो है वो रेशो जाके बन जाती है। अब जहाँ तक वजहों का ताल्लुक आता है तो उसमें सबसे पहली वजह बजाते खुद, जैसे आपने कहा कि एक बजाते खुद तो पर्सनल हाइजीन का एलिमेंट जो है फीमेल्स में ख़ास तौर पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा पैदाइशी तौर पे जो है मसाना, गुर्दे या गुर्दे की नालियों के नकाइस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी वजह से जो है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आती है। इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो इसमें फिर 2-3 तरह की जो है इन्फेक्शन है। एक जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन है, एक जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और एक जिसे हम कहते हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शंस जो है वो हो रही हैं। एक्यूट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आज ही आपको फॉर एग्जांपल हुई है, अभी अभी रिसेंटली आपको हुई है, 2-3 दिन हुए हैं या हफ्ता हुआ है। क्रॉनिक का मतलब है कि बहुत ही अरसे से आपको जो है एक इन्फेक्शन है चली आ रही है, महीनों से या सालों से, बरसों से लोगों को ये इश्यू होता है। और रिकरेंट का मतलब होता है कि कभी आपको इन्फेक्शन होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। ये टर्म्स आप वैसे भी याद रख लीजिए, एक्यूट, क्रॉनिक, रिकरेंट। डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर साहब आएंगे वो इसको रिपीटेडली यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, तो वो सारी बात जो है उसमें अगर फर्ज किया ये एपिसोड फर्स्ट टाइम के लिए हो रहा है या एक आधा हुआ है, जो कि यंग फीमेल्स में यूजुअली बड़ा कॉमन होता है, तो उस एक को जो है वो बड़ी सिंपल सी ट्रीटमेंट है उसके लिए कि आप इवन सिंगल डोज एंटीबायोटिक भी यूज़ कर लें तो कई दफ़ा जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सिंगल डोज में आप किसको क्या सजेस्ट करते हैं? पहले ज़माने में सेप्ट्रॉन या सल्फा ड्रग्स होती थी, अब बहुत ज़्यादा लोग नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सिप्रो, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट इज़ द मोस्ट आइडियल? उसमें क्विनोलोन्स जो है वो आमतौर पे फर्स्ट लाइन इसकी ट्रीटमेंट है, बट अगर वो वाली पेशेंट किसी को सूट नहीं करती हैं तो उसके अलावा आप जैसे बात कह रही हैं कि उनमें से कोई भी दवाई जो है वो सेप्ट्रॉन भी यूज़ की जा सकती है। ऑल्दो अब आजकल सेप्ट्रॉन की जो है वो यूजेज कम है। मैंने सुना था कि बीच में रेजिस्टेंट हो गई थी, अब फिर ठीक हो गई। हाँ जी, मसला ये हुआ है आपकी वाली बात। मुझे याद है कि जब हम लोग शायद हाउस जॉब किया करते थे उस जमाने में सेप्ट्रॉन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे। दरमियान में ये 35-40 ईयर्स जो है वो यूज़ बहुत कम हुई हैं। सो वो दवाइयाँ जिनका यूजेज जो है अब कम है, अब दोबारा से उनकी एफिकेसी बढ़ गई है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैफ्लोस्पोरिन्स बड़ी जो है वो इसमें इफ़ेक्टिव हैं। आमतौर पे 3rd जनरेशन कैफ्लोस्पोरिन्स दे आर वेरी इफेक्टिव और बहुत जल्दी उनसे क्विक रिकवरी होती है, तो वो आप सिंगल डोज थेरेपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट जिन लोगों में ये रिकरेंसेस होती हैं, अब क्रॉनिक हम उसको तब लेबल करते हैं या रिकरेंट तब लेबल करते हैं कि अगर साल में 2 से 3 एपिसोड जो है वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बार बार हो रही है। ऐसे पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई जो है वो ऐसा फैक्टर मौजूद होता है जिसको रूल आउट करना ज़रूरी है। वेदर वो सिंपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि फिज़िकल या हाइजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बीमारियां हों, मसाने की हों, गुर्दे की हों, नालियों की हों, प्रोस्टेट ग्लैंड की हों। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जोर होता है कि हम दवाइयों पे ज़्यादा जोर रखते हैं, लेकिन हम उसकी प्रिवेंशन पे जोर नहीं रखते। और आपने जैसे कहा कि हाइजीन बड़ा ज़रूरी है, तो बच्चों के अंदर स्पेशली जैसे नैपी को चेंज करना या सामने से पीछे की तरफ धोना या पोंछना, और जब भी आप वॉशरूम जाएँ तो बाकायदा तहारत हमारे तो रिलीजन में है, हमारे वजू में है, और फिर उस जगह को बिल्कुल साफ रखना और उस जगह पे बाल वगैरह निकाल के रखना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्ट्रेस करते हैं। लेते हैं कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अहमद रजा बात कर रहा हूँ, जिले मुजफ्फरनगर से। जी बताइए, पूछिए जी सवाल डॉक्टर साहब से। अहमद रजा बात कर रहा हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए अहमद साहब। मेरा मसला ये है, क्योंकि मुझे एक तो वो जो आप यूरिन की बात कर रहे थे ना, तो वो भी मुझे मतलब कि वो जला कटा हुआ येलो कलर का आता है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद हमने जो कोरोना वाले इंजेक्शन नहीं आए थे, जी जी, वैक्सीनेशन, वो जब से मैंने लगवाई है ना, मेरी उम्र तकरीबन 33-34 साल है, तो उसके बाद वैक्सीन के बाद ना मेरा जो
पर्सनल वो है ना, उसमें वीकनेस और कमजोरी हो गई है बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है। 35 इयर्स इनकी एज है और ये एक उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा अफवाह फैली थी कि इट इज़ ड्यू टू कोरोना, लाइक हमारे यहाँ पोलियो ड्रॉप से भी इसको एसोसिएट किया गया। तो अब ये इनका ख्याल है कि वैक्सीनेशन के बाद इनकी ये वीकनेस है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टर्बिड येलो यूरिन है। अच्छा, जहाँ तक टर्बिड है या येलो है, डार्क कलर का जो है वो यूरिन है, वो उसकी बात है। वो तो अब आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं और हमारे यहाँ पे लोग जो है वो फ्लूइड्स बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी जो है वो फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, क्योंकि जितनी कमी होगी पानी की उसी हिसाब से किडनीज जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे और उसका कलर जो है वो गहरा होगा। ऑफ कोर्स ये तो पहली वजह है कि पानी की कमी या फ्लूइड्स की कमी जो है उसके गहरापन की वजह हो। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि खुदा न खास्ता किसी तरह की बीमारियां हों, उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। जैसे यरकान, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर पीलापन है, ऐसा सूरत हाल बनती है तो इसलिए फ्लूइड इनटेक अपनी बढ़ा के देखिए। अगर उसका कलर ठीक हो जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसका कलर ठीक नहीं होता तो फिर उस सूरत में उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक उन्होंने दूसरी प्रॉब्लम बताई, तो ऑफ कोर्स इससे मुतालिक काफ़ी सारी स्टडीज़ जो है उस वक़्त में हुई, ख़ास तौर पे वो कोविड के पीरियड में, और ये देखा गया है कि उसके इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के ऊपर जो है वो आते हैं। सो उस रेफरेंस में मैं इनसे मशवरा दूंगा इनको कि ये अपने जो भी नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें, चूँकि उसमें थोड़ी सी चीज़ों को वर्कअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फर्दर जो है उसको देखने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कुछ दवाइयाँ इनको हेल्प आउट कर सकती हैं, हो सकता है ये फैक्टर हो, और ये भी बहुत मुमकिन है कि उसके सिंपल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आए हों। मैंने जैसे आपसे कहा, इसी चीज़ को हमें एवेल्यूएट करना है। जैसे मैं आपसे पहले बता रहा था कि कई दफ़ा उसमें मेजर फैक्टर्स जो है वो सिंपल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ इसी चीज़ को एवेल्यूएट करना है कि वेदर ये प्रॉब्लम इनकी जो है वो वाकई परसिस्ट करती है या ज़हनी तौर पे वो इस सारी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में इलाज मौजूद है। बिल्कुल, इलाज मुमकिन है तो ज़रूर कराइए, सही जगह से सही इलाज। ये अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कॉलर ड्रॉप हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, आप सही तरह से अपनी ग़िज़ा नहीं ले रहे, आप सही तरह से वर्जिश नहीं कर रहे, हरकत में बरकत होती है, तो फिर बरकत नहीं होती, कोई सर्कुलेशन नहीं होगी, तो आपकी बाकी लाइफ भी जो है वो मुतासर होने लगती है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब हम बात करते हैं, हम यूटीआई की तो बात कर ही रहे थे, आपने बताया ये जो कहते हैं कि यूरिन का कुछ पीएच होना चाहिए, एक सर्टेन पीएच होना चाहिए, कुछ सिरप्स देते हैं, कहते हैं क्रैनबेरी पिएं, सिट्रॉल का, इसका क्या रोल है इन यूटीआई, या है कि नहीं है? ऑफ कोर्स यूटीआई में जो मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोलाई इन्वॉल्व होते हैं 80% केसेस में। जो सादा यूटीआई है, क्रॉनिक में तो और बहुत सारे जरासीम जो है वो उसमें आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो नॉर्मल से हट के हों, ऐसा भी हो सकता है कि यही जरासीम जो मैंने आपसे कहा कि ये आम दवाइयाँ जो इनके ऊपर असर कर रही हैं वो इनके ऊपर असर ना करें और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाए ये। तो जो ये नॉर्मल इनकी ग्रोथ होती है वो एक ऐसी पीएच के अंदर होती है जो कि एसिडिक है। यूरिन की वैसे भी पीएच जो है वो एसिडिक है। सो ऐसे जरासीम जो कि एसिडिक पीएच के अंदर ग्रो करते हैं, जब उसको माहौल को तब्दील कर दिया जाए और उन पर थोड़ी सी सख्ती की जाए, उसके माहौल में उसको अल्कलानाइज कर दिया जाए, तो उसकी वजह साथ जो है वो फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो इसलिए एक बंदा एसी में रहने का आदी है, आप उसका एसी बंद कर दें तो मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली आपने जरासीम का एसी बंद करना है, जरासीम का एसी चेंज करना है वाया ऑल दीज सिरप्स, सिट्रॉल का हो गया, क्रैनबेरी हो गया, इनके साथ है। लेकिन इनमें से एक ये भी एडिशनल है कि ये जो क्रैनबेरी है ये उन जरासीम की वो कैपेसिटी जिसके साथ वो वॉल्स को एडहेयर करते हैं, उसको भी लूज कर ये उसको खत्म कर देता है। चलिए, जबरदस्त हो गया। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मलिक वाजिद, कराची से। जी बताइए वाजिद साहब। ये ना मेरा मसला है, मेरा पेशाब ना अक्सर पीला आता है, ऐसे ही ना मैल खोरा होता है और पीला होता है। अच्छा, आपकी उम्र भी बता दीजिए। मेरी उम्र 32 साल। और कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हैं आप?
नहीं, दवाई कभी नहीं ली कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, और कुछ पूछना चाहिए? कहीं दर्द होता है, रुक रुक के आता है, ज्यादा आता है? पेशाब में कोई तकलीफ भी महसूस करते हैं, कोई जलन या किसी तरह की ये रुकावट वगैरह? हाँ, पेशाब रुक रुक के आता है, और पहले मैंने वैसे ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने बोला था ये पेशाब की जो नाली है ना ये थोड़ी बंद है, सही है ना? ठीक है, तो पेशाब रुक रुक के आता था, फिर ऑपरेशन करवाया था मैंने। ठीक है। ये कब की बात है जो ऑपरेशन करवाया था आपने? साल हो गया है। कौन सा ऑपरेशन, कैमरे के साथ हुआ था या खोल के ऑपरेशन? कैमरे के साथ। कैमरे के साथ। अच्छा, ऐसे है जी कि ये जो पेशाब की नाली की तंगी you का बहुत बहुत आना है, ये बजाते खुद एक बड़ी कॉमन वजह है यंग लोगों में पेशाब की रुकावट की। ठीक है। अब इसकी तंगी की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई चोट लगना भी हो सकती है, कोई स्टोन का निकलना जो है वो भी हो सकती है, बहरहाल जिस भी वजह से आई। अब डिपेंड करता है कि जी तंगी जो है वो कितनी है और कितना उसकी डेप्थ है, कितनी सख्त है वो जो है, ठीक है। उसी के मुताबिक उसका फिर इलाज किया जाता है। तो अगर इन्होंने जैसे पहले उस सारी चीज़ को खुलवाया है, इसमें आम तौर पे हमारे यहाँ पे मेडिकल में एक वो फ्रेज इस्तेमाल की जाती है कि वन स्ट्रक्चर ऑलवेज स्ट्रक्चर, ऑलवेज, यस। क्योंकि ये जो तंगी होती है ये बेसिकली स्कार टिश्यू होता है, बिल्कुल। और स्कार टिश्यू को आप जितना छेड़ेंगे जाहिर है वो और उतनी बढ़ता ज़्यादा जो जाएगा। है वो स्कारिंग होती है। लिहाजा इसको टाइम टू टाइम जो है या तो खुलवाना पड़ता है, या फिर इसका परमानेंट हल ये होता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उस हिस्से को निकाला जा सके, तो फिर उसके लिए बड़ा ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकाल दिया जाता है ताकि बाकी हेल्दी एंड्स को आपस में मिला लिया जाए। एक और तरीका ये भी होता है कि वो लोग जिनमें अगर कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उन लोगों में एक तो वो अपनी फ्लूइड की इनटेक अच्छी रखें, ठीक है। और बड़ा टाइमली जो है वो वॉइड करते रहें ताकि वो रास्ता जो है वो खुला रहे। और एक और तरीका जो कि थोड़ा सा क्रूड है, वो ये उनको बताया जाता है कि जब पेशाब करते हुए शुरू में तो उनको जाहिर है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, हाँ। बट उसकी फ्लो जब फुल हो जाती है, हाँ। तो फिर वो थोड़ी सी देर के लिए उसको पिंच करके जो है वो रोकें, ओके। ताकि वो हिस्सा डायलेट हो और उसके बाद वो खुलता रहे। बहुत ही और एक technical- और तरीका ये भी होता है कि इन लोगों को कभी कभी ये एडवाइस भी की जाती है कि टाइम टू टाइम सेल्फ डायलेटेशन कर लें, लेकिन एनी हो इन सारी चीज़ों के अलावा उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए ऐसी सूरत में, और अगर तंगी दोबारा आई है तो उसको फिर दोबारा से जब तक खोला ना जाए उस वक्त तक मसला मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगा। बिल्कुल। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शाहिद अली बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हिंगियर खान से। जी बताइए। डॉक्टर साहब से पूछना यह है कि हमारा काफी 2-3 साल से ये मसला है कि जब सुबह के वक्त उठते हैं ना तो चारपाई से उतरते हैं तो पाँव पे वजन नहीं आता और एड़ियों में शदीद दर्द रहता है। चेक करवाते हैं तो यूरिक एसिड जो होता है वो 6, 6.5, 7 पॉइंट पे होता है। ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया कि भी आप ज़ैलोरिक इस्तेमाल करें। वो भी हमें 2-3 साल हो गए हैं, एक 10 टैबलेट 15 टैबलेट खा ली, 10-15 दिन आराम रहा, फिर 10-15 दिन के बाद फिर शुरू हो गया। कोई चावल या गोश्त वगैरह ऐसी कोई चीज खाई है तो मुसलसल ये मसला हो रहा है 2-3 साल से। तो क्या इसके लिए कोई गुर्दों का टेस्ट करवाना पड़ेगा या वैसे ही कोई इलाज बता दें डॉक्टर साहब? ऑलराइट, एज भी बता दें अपने। 40 साल। 40 साल इनकी उम्र है। बहुत ठीक शुक्रिया, है। थैंक यू जी। उन्होंने जिक्र किया कि यूरिक एसिड का, वैसे तो मेल्स के अंदर यूरिक एसिड के लेवल 6.5 अप टू इवन कुछ लेबॉर्ट्रीज जो है 7 तक भी जो बिल्कुल, बताती normal हैं का तो वो एक consider- नॉर्मल लेवल्स हैं। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा अनलकी ये होता है कि एक आधी रिपोर्ट में कहीं अगर फर्ज किया बॉर्डर लाइन भी आ जाता है तो drug हमारे शुरू बहुत कर सारे देते हैं। दोस्त जो है उस पर मेडिकेशन स्टार्ट करवा देते जी। हैं। फिर आपके लिए ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेदर ये वाकई आपकी रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि जी सुबह सिर्फ उठने के बाद जो है एड़ियों पे जोर डालना जो है उसके मुश्किल हो जाता है, जबकि यूरिक एसिड में यूजुअली इस तरह के Big जो toe एपिसोड्स आते हैं वो होता है, बिग टोज हाँ, इन्वॉल्व होती बड़ा हैं। वाला अंगूठा बड़ा वाला होता है, अंगूठा जी। जो होता है वो सूज जाता है और जी। फिर वो बड़ा पेनफुल होता painful है और होता है। तकलीफ दे होता है, या फिर कई दफा शिन के ऊपर नोड्यूल से बन जाते हैं, गिल्टी सी बन जाती है बिल्कुल। जो काफी पेनफुल हो मेरा जाती ख्याल है है। डॉक्टर साहब ये इसलिए इसको दोबारा से चेक करना बड़ा जरूरी है। जी। पहली बात तो ये है कि जी इनका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो वाकई ही ज्यादा था या नहीं था। यानी हो
अगर वो ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में इनको चाहिए कि अपनी फ्लूइड की इनटेक बहुत अच्छी रखें, क्योंकि इन पेशेंट्स में फिर चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता वो गुर्दों को इफ़ेक्ट करें, गुर्दों में क्रिस्टल्स बन जाएं और स्टोन्स वगैरह बन के कई दफ़ा गुर्दे डैमेज होने की एक मेजर वजह जो है ये यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो है वो होते हैं। इसलिए इनको टाइम टू टाइम जो है वो अपने रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाने चाहिए, और एहतियातन एक अल्ट्रासाउंड भी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की 6 महीने साल के बाद ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और अपनी डाइट में ख़ास तौर पे जो है वो रेड मीट तो जो है वो कोशिश करें कि जो उसको छोड़ दें, और उसके अलावा भी वो डाइट्स जिनमें जो है वो प्रोटीन ज़रा ज़्यादा होते हैं, हाँ। एग है, फिश है, इवन अब तो फिर दालें हैं, उनको ज़रा कम मिकदार में खाएं। हर चीज़ तो हम उनकी बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हर चीज़ बंद हो जाएगी। तो ये आपने सुन लिया आंसर, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि वो उठते ही उनको दर्द होती है, सो ही प्रोबेबली यूरिक एसिड तो उन्होंने बताया, उनको कंफ्यूजन भी होगी, ही कुड देयर कुड बी मेनी अदर रीजंस एज वेल। जी तो वो जाके उनको भी आप इन डिटेल इवैल्यूएट कराएं कि कहीं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह तो नहीं है। प्रॉपर तरीके से रियूमेटोलॉजिस्ट के पास भी विजिट करें और इन सारी चीज़ों को रूल आउट करके एक अपनी फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी की तरफ भी जाएं विद अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रेड मीट नहीं खाना, दालें नहीं खानी, प्रोटीन नहीं खाना और बाकी सारी चीज़ें खा के एक्सरसाइज भी करनी है और फॉरन मेडिकेशन पे नहीं आना होता। आपने जो स्ट्रक्चर की बात की थी उसको भी एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि स्ट्रक्चर में खुरंड सा बन जाता है, स्कैब बन जाता है, और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दफ़ा अगर आपने इसको कैमरे से खुलवाया तो टेंडेंसी है कि बार बार हो सकता है, इसलिए एक ही दफ़ा बड़ा ऑपरेशन अगर ज़रूरत हो तो करवाया जाए या फिर मैन्युअली खुद उसको डायलेट किया जाए, जैसे कि आपने उसको मेंशन किया। अच्छा, कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं बंदू से मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मुझे बहुत अरसे से ये शिकायत रही है कि छोटा पेशाब बार बार आता है और खास तौर पे रात के वक्त ज्यादा आता है जी। अच्छा। तो तकरीबन मैंने यूरिन आरी का भी कई मरतबा करा दिया, शुगर भी हिस्ट्री नहीं है, और तकरीबन रात में 3 मरतबा कभी 4 मरतबा उठता हूँ। तो ये क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, कोई इलाज अगर बता दें। उम्र भी बता दें। एज क्या है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 45 ईयर्स है, लेकिन ये बहुत पहले से मुझे ये शिकायत है। ठीक है, डायबिटिक तो नहीं है आप या ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं? नहीं मैडम, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मली रहता है तकरीबन 130/90। शुगर तो नहीं है आपको? आपने चेक करवाई है अपनी शुगर? ये जी सर, वो मैंने कई मरतबा, अभी परसों मैंने कराई तो 113 थी। अच्छा ठीक है। रात को सोने से पहले फ्लूइड्स लेते हैं, पानी वानी पी के सोते हैं? कभी ले लेता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अगर कभी मैं पेप्सी ले लेता हूँ शाम को या चाय ले लेता हूँ तो उस रात फिर मुझे ज्यादा आती है। उस रात ज्यादा आता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद ही जवाब के अंदर ही उनका जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग आमतौर पे रात को जो है वो पानी वानी पी के और खूब हाइड्रेट होकर सोते हैं, कोला सब। अब आप रात को जितने फ्लूइड्स लेंगे, सर्दियों में तो खास तौर पे जाहिर है बॉडी आपकी वही रिटेन करती है जो ज़रूरत होती है और फिर वो निकल जाता है। लेकिन नहीं हो बजाते खुद रात को उठने की जो वजह हैं उनमें से चंद एक, जैसे हमने पहले जिक्र कर रहे थे कि एक तो बजाते खुद इन्फेक्शन की वजह हो सकती है। इन्होंने कहा कि जी वो नहीं है, उनकी यूरिन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि कई दफ़ा कार्डियक पेशेंट खुदा ना खास्ता जो है उनकी जो है CCF वाले, जब वो रात को सोते हैं तो वो तमाम फ्लूइड ड्रेन आउट होता है और वापस आता है, जिसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है और पेशेंट का यूरिन जो है वो दोबारा ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को रात को जो है वो ज़्यादा उठने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली रात का है तो इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारी बॉडी के अंदर वो जो फ्लूइड की रिटेंशन होती है उसको वो जो है वो नहीं प्रॉपरली मैनेज कर पाती, तो उसके लिए ख़ास तरह के टेस्ट जो है वो फिर हमें चेक करने पड़ते हैं कि कहीं उस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए फिर आगे तफसील में जो है वो पेशेंट को मेरे ख्याल में जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए। बिल्कुल, एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि रात को चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी। और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद नवीद लैया से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, यरकान का मामला बड़े अरसे से आ रहा है। मैं समर सिरप का मुतवातर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं महसूस हो रहा। अच्छा, आप
अच्छा, यरकान कह रहे हैं, ठीक है। यरकान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हेपामर्ज सिरप इस्तेमाल करता रहा हूँ हेपामर्ज सिरप इस्तेमाल करते हैं। है तो ये गैस्ट्रो का मसला, आपके गुर्दे वगैरह मुतासिर तो नहीं है? नहीं, गुर्दों का कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन बड़े अरसे से आ रही है ये मर्ज। भूख नहीं लगती और जो पसलियों वगैरह में दर्द बहुत ज्यादा होता है। छोटा पेशाब बड़ा जल के आता है, पीला जल के आता है। पीला, देखिए बजाते खुद जो है वो आप जैसे ही आपसे। कह रही हैं यरकान की सूरत में पेशाब तो जो है वो पीला आ आएगा। सकता है। उस सूरत में नेचुरली फ्लूइड वगैरह की इंटेक अपनी बेहतर करें, लेकिन बेहतर ये है कि ये मेरे ख्याल में किसी क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जो जिगर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें। तो आप जिगर के स्पेशलिस्ट से मशवरा कीजिए। हेपेटाइटिस सी, बी उसको पूरा मुआयना कराइए। उसके लिए अब एक्चुअली मेडिकेशन अवेलेबल है। पूरे 6 महीने का कोर्स जो पहले आपको इंजेक्शन के जरिए लेना पड़ता था, अब आप दवाइयों के जरिए बिल्कुल उससे ठीक हो सकते हैं। वही आपको साथ जो है एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी देंगे, एक पूरी रूटीन देंगे और इसको आपने ठीक ज़रूर कराना है। अगले कॉलर की जानिब बढ़ने से पहले चले हम कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे। हम आते हैं किडनी स्टोन्स पे। किडनी के जो पत्थर हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोगों को अचानक जो है वो दर्द होता है, कुछ पूरे उस दर्द के साथ, फ्लैंक पेन के साथ जीते रहते हैं। और उसके लिए क्या है, मतलब कितनी तरह के स्टोन्स होते हैं, कितनी तरह के स्टोन्स की डीलिंग कैसे डिफरेंट है, इसके ऊपर। अच्छा, ये फ्लैंक पेन में हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये साइड के ऊपर कमर में दर्द होता है तो पहली जो लोगों के जहन में बात आती है कि जी ये गुर्दे का दर्द है। तो एक तो मैं ये क्लियर करता जाऊं कि ये वाला हर दफ़ा जब आपको गुर्दे फ्लैंक में पेन होता है या कमर में तकलीफ़ होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गुर्दे का दर्द हो। ऑफ कोर्स यही दर्द जो है पट्ठों का भी हो सकता है, पीछे बैकबोन का भी हो सकता है, उसके अलावा दूसरे ऑर्गन अंतड़ी का दर्द भी यहाँ जो है वो हो सकता है। नर्वस पेन्स भी कई दफ़ा जो है वो हो सकते हैं। लिहाजा पहले तो इस सारी चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन किस तरह का है नेचर का। वो नेचुरली आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इज़ द बेस्ट जज के जी वो देख ले कि किस चीज़ से है, चूँकि उसके लिए फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पेशेंट का और हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक गुर्दे के दर्द का ताल्लुक है तो गुर्दे का दर्द जो है दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पेन वन कैन एक्सपीरियंस। बल्कि मर्दों के मुतालिक तो वो ये कहा जाता है कि मर्द के लिए ये औरत के दर्द के जो है वो बराबर है, डिलीवरी पेन जैसे आप कहते हैं। अच्छा, इसमें आम तौर पे होता ये है कि सडन जो है ऑनसेट पेन का वो होता है, एकदम से बैठे बैठे या किसी भी काम के वक़्त में या आस्ता आस्ता दर्द बढ़ता है और कई दफ़ा बहुत शदीद हो जाता है। शिद्दत जो है वो इतनी बढ़ सकती है कि उसको आपको दवाई के खाने वाली दवाई से आराम ना आए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं गुलशन इमार से बात कर रही हूँ, जी कराची से। जी जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी जी आप अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। यही है कि मेरे ये मसाने में दर्द होता है। अच्छा। और गुर्दे में तो मेरे है दर्द बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मैंने डॉक्टर वगैरह को भी किया, लेकिन अभी मैंने वो कुछ टेस्ट वगैरह नहीं किया। दर्द अगर मामूली से थोड़ा सा भी पानी पी लूं तो फिर वो जैसे पूरी उसमें दर्द होता है मसाने में। अच्छा। नहीं, आपने गैस्ट्रोस्कोपी करवाई है? नहीं, आपने कौन सा इलाज कराया? अभी आप डॉक्टर के पास गई थी, कोई चेकअप किया था उन्होंने, कुछ किया था आपको, कोई ऑपरेशन? ऑपरेशन तो मेरे ये वेरिकोज वेन भी है ना, उसका मैंने ऑपरेशन किया हुआ था। अच्छा, वेरिकोज वेन्स तो ठीक है, लेकिन आपने कोई गुर्दों से मुताल्लिक आपको डॉक्टर ने बोला? आपने मैंने इलाज वगैरह मैं करती थी पहले, लेकिन अभी वो नहीं किया, वो तो अभी गई नहीं हूँ। तो यही बस उसमें बहुत दर्द था तो मैंने दवाई वगैरह वैसे लिए, पानी वगैरह पी के फिर थोड़ा सही हो जाता था। अभी ये मसाने की वजह से बहुत परेशान हूँ, मामूली से थोड़े से भी पानी पी लूं फिर नमाज के लिए जाओ, बस सूजन बहुत ज्यादा होती है। 40 तक होगी मेरे ख्याल में, 40। अच्छा चलें ठीक, 40 साल की। और ये पेशाब में जो तकलीफ आप बता रही हैं, इसमें कोई बार बार आने की भी तकलीफ है? बार बार आने की तकलीफ होती है। कभी खून तो नहीं आया पेशाब में? कभी खून तो नहीं आया? मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन इस तरह के बहुत चिकनाहट होती है और दर्द इतना होता है कि अगर थोड़ा सा पानी पी लूं तो फिर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, सीधा बस जाना, और पेशाब इतना होता नहीं है।
ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अब जिस तरह की अलामात वो बता रही हैं कि जी थोड़ा पेशाब होता है और उनको अर्ज ज़्यादा होती है, तो इसमें बजाते खुद फीमेल हैं, इस एज में हैं 40 जो वो बता रही हैं, तो बजाते खुद एक इन्फेक्शन का एलिमेंट तो जो है वो हो सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको वर्कअप करना, जैसे मैंने आपसे कहा कि जी 40s या इसके अलावा भी किसी भी एज के ऊपर ये सिम्टम्स किसी भी और प्रॉब्लम के साथ आ सकती हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है यूटीआई है। तो अगर एंटीबायोटिक्स के साथ उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, आराम नहीं आ रहा, इसके साथ ब्लैडर सूदर्स भी अगर ऐड कर दिए जाएं जो कि मसाने के दर्द को और तकलीफ को कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, वो ऐड किए जा सकते हैं, तो उसके साथ इनको रिलीफ मिलना चाहिए। बट इन केस कि अगर इस चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि इनको ज़रूर उससे मुताल्लिक वर्कअप करवाना चाहिए। इससे मुताल्लिक वर्कअप जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है आपके? पेशाब का टेस्ट है, यूरिनरी है, अल्ट्रासाउंड, उसका कल्चर है, अल्ट्रासाउंड है, एटलीस्ट ये फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस आपकी जो है मिनिमम ये है। अगर ये सारी चीज़ जो है वो उसमें कोई एविडेंस आ जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली आगे जाना होगा कि जी क्या आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर उस सूरत में जो है वो और तफसीली टेस्ट। चलिए ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शाहिद नसीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत सूदमंद प्रोग्राम है ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे पेशाब का इशू है बहुत अरसे से और तकरीबन मतलब मुझे ज्यादा पेशाब आता है ना नॉर्मल से। दिन में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब पूरा दिन स्कूल से गुजर जाता है, रात सोते हुए मुझे ये प्रॉब्लम होता है और तकरीबन जो है मेरी उम्र 32 साल है और ये लास्ट 1-1.5 साल में मेरी शादी हुई है, तो तब मुझे ये ज्यादा फील होना शुरू हुआ है कि अच्छा मुझे नॉर्मल से ज्यादा पेशाब आता है क्योंकि रात को उठना पड़ता है और फिर बेगम डिस्टर्ब होती है। तो ये इशू है। डायबिटिक हैं आप? नहीं, मैंने काफी दफा चेक किया, अभी 1 हफ्ता पहले भी मैंने चेक किया, वो घर में जो मशीन होती है चेक करने वाली, तो मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल। इससे मुतालिक कोई आपके रूटीन के टेस्ट हुए हों या किसी को आपने पहले दिखाया हो? नहीं, अच्छा, मैं बहुत अच्छा पहले डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कुछ मेडिसिन तजवीज़ दी थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं उसको फॉलो नहीं कर सका और फिर उसके बाद मैं भूल गया क्योंकि दिन में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। रात में तकरीबन 8 घंटे के दौरान मुझे कोई 4 से 5 बार 3 से 4 बार उठना पड़ता है और जब मैं सुबह जाता हूँ तो मुझे पेशाब आया हुआ होता है तेज। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ये जो बता रहे हैं इसमें कई दफ़ा ये फैक्टर्स होते हैं कि जी आप सारा दिन में तो जो है वो बिजी होते हैं और कई दफ़ा वो जो कॉल्स आई हुई होती हैं आपकी नेचुरल, वो आप उनको स्प्रेस कर लेते हैं, बट रात के टाइम नेचुरली चूँकि आपका दिमाग जो है वो भी साथ रिलैक्स कर रहा होता है, तो वो जो भी सिम्टम्स हैं ब्लैडर की वो फ़ौरन आएंगी। लिहाजा जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जी एक तो वजह ये हो सकती है कि रात को ये ज़्यादा फ्लूइड्स लेते हों और फिर जो है उसकी वजह से रात को इनको उठना पड़ता हो, बट बाकी फैक्टर्स भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जी उनमें से भी कोई जो है वो हो सकता है। लिहाजा एक तो रात को सोने से 2 घंटे पहले फ्लूइड्स लेना बंद कर दें, दही भी मत लें, कोला भी मत लें, ये सब डायूरेटिक्स हैं आपके, चाय कॉफी खास तौर पे चाय कॉफी वगैरह जो है और कोलाज ये रात को जो है वो इस्तेमाल ना करें, दिन के टाइम बेशक यूज़ कर लिया करें और फिर उस सूरत में बाकी टेस्ट जो है वो करवा के इस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है, वरना फिर ब्लैडर सूदर ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि यंग लोगों में जो है वो बड़ी कॉमन है। तो उन लोगों में भी यही होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर बेसिकली ये एक कंडीशन है कि जिसमें बार बार पेशाब आता है, जल्दी आता है, कई दफ़ा निकल भी जाता है, रात को भी उठने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें कोई ज़ाहिरी खुदा न खास्ता ऐसी ख़राबी ब्लैडर में नहीं होती है, लेकिन उसका जो नर्वस कंट्रोल है वो गड़बड़ कर जाता है। तो ऐसे ब्लैडर को सूद करने के लिए कुछ ब्लैडर सेडेटिव्स दिए जाते हैं, वो दवाएं दी जाती हैं जिनके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, उनका पेन कम हो जाए, उनकी तकलीफ जो है वो कम हो जाए। वो ज़रा लंबे अरसे के लिए यूज़ करनी पड़ती हैं। और फिर ब्लैडर डायरीज होती हैं कि जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो है उसको आस्ता आस्ता जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाए। मसलन अगर वो पहले हर घंटे के बाद पेशाब करता है तो फिर 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उसको बढ़ाता जाए। चले तो ये भी बेनिफिट करते हैं प्रैक्टिस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैम मैं नासिर बोल रहा हूँ मंडी भाउद्दीन से। जी बताइए। तो मैम मैंने पूछा था, मेरी वालदा है तो उनकी एज तकरीबन 65 है। ठीक है। तो मैम उनको डायबिटिक भी है और वो मतलब ब्लड प्रेशर की भी मतलब मरीज हैं और उनको किडनी का भी मैम इशू चल रहा है। ठीक है। तो मैम यहाँ पे हमारे कोई इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बैठते यहाँ पे,
तो मतलब उनके हमने तकरीबन ना मोस्टली काफी सारे टेस्ट करवाए थे। ठीक है। HbA1c शुगर का भी करवाया, उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्रिएटिनिन वगैरह, उसके बाद पोटाशियम, यूरिक एसिड। तो मैंने तकरीबन ना उनका जो क्रिएटिनिन है ना वो तकरीबन 1.25 1.37 ऐसे उनका मतलब ऊपर, कभी ऊपर चले जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो अभी उनका यूरिक एसिड भी मैम तकरीबन HbA है, पोटाशियम भी, उसके बाद उनका हमने करवाया था यूरिक का भी 24 आवर जो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है मैम, वो भी तकरीबन उनका नॉर्मल आया है। तो अभी मैम मैं पूछना ये चाह रहा था, उनको एक तो यूरिन का मसला रहता है कि मतलब वो यूरिन उनका मतलब जब वो उठती हैं तो वो मतलब वॉशरूम जाते जाते मैम वो यानी कि वो यूरिन नहीं कंट्रोल होता। तो मैम इसके बारे में पूछना था, और इसके बारे में पूछना था कि मैम उनको प्रोटीन वगैरह कितनी लेनी चाहिए ठीक है पर डे में जो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल्ड इन्होंने अच्छी हिस्ट्री दी है। तो बेसिकली प्रोटीन इनटेक, डाइट और वही यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एट दैट एज आई गेस। एज क्या बताई है? 65। इस एज में जो है वो अब आजकल के हिसाब से ये मिडिल एज ही है, आपको पता है। WHO ने जो नई क्लासिफिकेशन की है उसमें 65 तक तो उन्होंने यंग लोगों को रख लिया है। गुड नहीं हो अगर इसको पाकिस्तान के हिसाब से मिडिल एज भी क्या कह दिया जाए तो इस एज में बहरहाल प्रॉब्लम्स जो है वो इस तरह की यूरिनरी आती हैं, दोनों में, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। देखने की ये ज़रूरत है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उसमें कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व तो नहीं है, पैथोलॉजी को एक्सक्लूड करना है। जहाँ तक इनकॉन्टिनेंस का ताल्लुक है, इस टाइम के ऊपर ख़ास तौर पे हमें ये देखना होता है कि उनकी जो इनकॉन्टिनेंस है वो किस से मुतालिक है। फीमेल्स में हमारे यहाँ आपको पता मल्टीपैरा में अदरवाइज जो है बड़ी कॉमन होती है, मसल्स वीकनेस होने की वजह से हो सकती है। वो वाली तो नेचुरली अगर वो तो एक्सरसाइज या स्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व है तो दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। लेकिन ये जो अगर अर्ज है, जिस तरह की वो हिस्ट्री बता रहे हैं कि वॉशरूम जाने से पहले पहले निकल जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस अपनी जगह पे जो है वो मौजूद हैं। लिहाजा उसमें ब्लैडर सूदर्स और एंटीबायोटिक्स उनको जो है वो हेल्प कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन का एलिमेंट है। लेकिन बाकी चीज़ों को जब तक एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। जी अगली कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, ये कॉल हमारी हो गई। तो अच्छा, तो बेसिकली डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि आपके पास ब्लैडर के सूदर्स का भी ऑप्शन मौजूद है और साथ आपने एंटीबायोटिक्स देनी है अगर इन्फेक्शन हो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा डिलीवरीज के बाद उनका पूरे मसल्स वीक हो जाते हैं, ट्रस्ट का या एब्डोमिनल बेल्ट का या एक्सरसाइजेस का कोई भी रुझान ही नहीं है, इसलिए वो जगह जो है वो बिल्कुल ही आपकी हो जाती है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिए इन एक्सरसाइजेस पे भी, आपके जो कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस और जो जैसे कहा जाता है कीगल एक्सरसाइजेस हैं या डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस, how good are they for females to avoid such incontinence in the future? स्पेशली ये देखिए मल्टीपैरा के अंदर जहाँ पे ये बच्चे ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, हमारे यहाँ पे जैसे आपने अभी कहा कि कोई ट्रेंड नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी वो फीमेल्स फिर बाद में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक्सरसाइज करें या अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेचुरली मल्टीपल डिलीवरीज के साथ वो मसल्स जब रिपीटेडली ओपन होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं और कंट्रोल जो है वो कम से कम होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं रहती है जो कि नॉर्मल होती है। उसको बढ़ाने के लिए ये कीगल एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव हैं और फर्स्ट लाइन थेरेपी हैं, जिसमें आम तौर पे एक एक्सरसाइज ये होती है कि इन फीमेल्स में जिनमें मल्टीपल डिलीवरीज होती है कि जी आप ये दोनों लेग्स के बीच में जो है यहाँ पे तकिया रख लें या बॉल रख लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो है और बाहर से अंदर की तरफ उसको जो है वो प्रेस करें। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये थाइस को हाथों के साथ जो है बाहर की तरफ पुश करें और ये जॉइंट्स को जो है वो अंदर की तरफ करें। तो ये एक एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज जिसमें इस तरह की है कि जिसमें सांस को जो है वो रोक के और जैसे पेशाब रोकने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए, और फिर उसको छोड़ते हैं। तो ये एक बजाते खुद ये है। इसके अलावा
और भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको नेट से मिल जाएंगी, लेकिन ये यूजुअली बड़ी इफेक्टिव हैं, फर्स्ट लाइन थेरेपी है इसके अंदर जिन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस खास तौर पे कितना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने कहा। हमारे पास लास्ट वीक जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उन्होंने बेसिकली नी पेन के लिए भी आपको यही एक्सरसाइज बताई थी। तो जितनी भी खवातीन हैं जो कि 30 को क्रॉस भी कर रही हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं डिलीवरी के बाद भी, और वैसे जो ओल्ड एज में जा रही होती है, ओल्ड एज नहीं यंग एज में 30 में जा रही होती है, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने ये वाली एक्सरसाइजेस करें जो घुटनों के बीच में कोई भी चीज़ रख के प्रेस करनी है और बाहर करनी है, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इनसे ना सिर्फ आपका मसाना भी बल्कि आपके घुटने भी, आपके जॉइंट्स भी, ओवरऑल आपका कोर भी और आपका माइंड भी जो है वो हेल्दी रहेगा। तो डॉक्टर साहब हम बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो हमारे लास्ट कॉलर थे ना, उन्होंने कहा था प्रोटीन यूरिया उनको हो रहा है, वो ड्रॉप हो गए थे। बिल्कुल शॉर्टेस्ट अंदाज में बता दीजिए प्रोटीन यूरिया के कॉजेस। प्रोटीन यूरिया जहां तक इसका ताल्लुक है, मेजर जो उसमें फैक्टर्स आते हैं वो ग्लोमेरुलोपैथी के साथ आता है। चूंकि हमारे किडनीज के अंदर खास तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि ब्लड को जो है वो फिल्टर करते हैं, और उन फिल्टर्स के सुराख इस तरह के होते हैं कि जिधर से नॉर्मली प्रोटीन जो है वो नहीं निकलता, गुजर नहीं सकता है। अगर प्रोटीन्स उसमें से गुजर के जो है वो आ रहे हैं तो उसकी मेजर वजह ये है कि जी उनके अंदर जो है वो कोई ना कोई डैमेज हुई है, और इन डैमेज की जो आम तौर पे कॉमन कॉजेज हैं जिनमें से एक गुर्दों की सोजिश है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है। तो बेसिकली आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया कि आपने इन्वेस्टिगेट कराना है कि कहीं आपको ज़ियाबतीस तो नहीं है, हाइपरटेंशन के आप मरीज तो नहीं है, या आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या जो है वो नहीं है। तो जाइए यूरोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, खुद से सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, क्योंकि हर मेडिसिन ने गुर्दों से या जिगर से निकलना होता है, तो वो मजीद आपके गुर्दों को तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए सही टाइम पे डायग्नोसिस कर लेना, टेस्ट करा लेना, इन्वेस्टिगेशन सही जगह से कराना और फिर मुकम्मल ट्रीटमेंट लेना ही पूरा इलाज है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने टीवी पे मिस कर दिया तो आप यूट्यूब के पर सेहत सब के लिए PTV न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।